डोनाल्ड ट्रंप अरब की बारूदी दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। वो किसी भी तरह ईरान से समझौता चाहते हैं, लेकिन इस वक्त समझौते के बीच यूरेनियम और हॉर्मूज से बड़ा रोड़ा बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप, लेबनान में इजराइल की बमबारी से ईरान भड़का हुआ है। मुस्तफा ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि जब तक लेबनान में इजरायली बारूद गिरना बंद नहीं हो जाता तब तक कोई समझौता नहीं होगा, और अगर नेतन्याहू नहीं रुके तो ईरान उन्हें बारूदी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने बताया कि वो लेबनान पर हमलों से नाराज हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला और नेतन्याहू से तुरंत जंग रोकने के लिए कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बेहद तीखी और गुस्से से भरी बातचीत हुई। लेबनान पर इजरायल के बढ़ते हमलों और बेरूत पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी से ट्रंप नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़क गए। दावा है कि इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए अपशब्द भी कहे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के आक्रामक रुख पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। जी हां, ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। ट्रंप ने बेरूत पर हमला करने की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। ट्रंप ने नेतन्याहू को याद दिलाया कि वो इजरायल में भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं और ट्रंप ने उन्हें बचाया है। ट्रंप ने कहा कि मेरे बिना तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि इजरायल की जरूरत से ज्यादा जवाबी कार्रवाई की वजह से पूरी दुनिया में लोग नेतन्याहू और इजरायल से नफरत करने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान ट्रंप लगातार बेंजामिन पर चिल्लाते रहे और इजरायली प्रधानमंत्री सिर्फ ठीक है बोलते रहे। उनके मुंह से सिर्फ लेकिन मगर जैसे शब्द ही निकल पाए। ट्रंप ने लिखा, मेरी नेतन्याहू के साथ सार्थक बातचीत हुई है। बेरूत में कोई भी सैनिक नहीं भेजा जाएगा। जो सैनिक रास्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। हमारी हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत हुई। वो हमले पूरी तरह से बंद करने पर सहमत हैं, यानी इजराइल उन पर हमला नहीं करेगा और न ही वो इजराइल पर हमला करेंगे। दक्षिणी लेबनान में IDF योजना के मुताबिक अभियान जारी रखेगी। अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमले बंद नहीं करता है तो इजराइल बेरूत में उनके ठिकानों पर हमला करेगा। हमारे इस रुख में बदलाव नहीं आने वाला। और ईरान युद्ध की आड़ में बेंजामिन लेबनान में अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि 2006 के बाद पहली बार इजरायल की सेना लितानी नदी को पार कर चुकी है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ईरान युद्ध और हॉर्मूज संकट के बीच इजरायल ने तेजी से लेबनान में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत की है। 18 अप्रैल तक इजरायल सिर्फ उन इलाकों को खाली करने की चेतावनी दे रहा था जो बॉर्डर से कुछ किलोमीटर आगे मौजूद हैं, लेकिन 30 अप्रैल तक उसने तेबनाइन और नबातिये तक के क्षेत्रों को खाली करने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। 7 मई तक इजरायल और आगे बढ़ गया। इजरायली सेना ने लितानी नदी के उत्तर में मौजूद क्षेत्रों को भी खाली करने का अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया। इसके बाद हुआ यह कि 30 मई आते आते इजरायल की सेना ने लितानी नदी को भी पार कर दिया और धीरे धीरे उसकी आक्रामकता दक्षिणी लेबनान से निकलकर मध्य लेबनान की तरफ बढ़ने लगी। ईरान ने सभी संदेशों का लेन देन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। हालांकि ट्रंप की माने तो मध्यस्थों के जरिए बातचीत फिर शुरू हो गई है। ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं हो जाता अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने बाबल मंदेब भी बंद करने की धमकी दी है। साथ ही इजराइल पर मिसाइल हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान में उलझा है। यूरोप एक बड़े तेल गैस संकट और मंदी से उबरने की तैयारी में जुटा है। तमाम ताकतवर देश आर्थिक मंदी को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। ऐसे हालात में रूस के पास अपना यूक्रेन मिशन पूरा करने का सबसे अच्छा मौका है। यूक्रेन ने 30-31 मई को रूस के तेल ठिकानों पर हमला किया था। कई जगह हमले हुए थे। इन हमलों के बाद ही यह तय हो गया था कि पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़ा एक्शन लेंगे। यूक्रेन में अलर्ट भी जारी हो चुका है। आशंका सच साबित हुई। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस ने मिसाइलें बरसा दी। इतना भीषण हमला हुआ कि यूक्रेन की राजधानी काले धुएं के बादल से ढक गई। सबसे पहले रूसी ड्रोन ने एयर डिफेंस को उलझाया, फिर क्रूज मिसाइलों से सटीक निशाने से प्रहार हुआ। यूक्रेन में 11 लोगों की मौत की खबर है। 100 से अधिक लोग हमले में जख्मी हो गए। 30 इमारतों को रूसी हमले से नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया गया। 50 से अधिक मिसाइलें दागी गई और 100 से अधिक लोकेशन को टारगेट किया गया। कीव के अलावा पोल्टावा, खार्किव, डॉनबास, ओडेसा और ज़ेपोरिजिया पर भी हमले किए गए।
कीव को दहलाने के लिए रूस ने अपनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन पर 73 मिसाइलों से हमला किया गया। कीव और दूसरे शहरों में भारी तबाही मचाने के लिए यूक्रेन पर 656 ड्रोन से हमला हुआ। इतने बड़े पैमाने पर हमले का मकसद एयर डिफेंस को नाकाम करना भी था। यूक्रेन पहले से अलर्ट था, लेकिन हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि यूक्रेन पूरी तरह से अपना बचाव नहीं कर सका और यूक्रेन में 38 जगहों पर धमाके हुए। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस की भारी कमी, लेकिन फिर भी यूक्रेन बहुत बड़ी तबाही टालने में कामयाब रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 602 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। 40 मिसाइलों को भी गिराने में कामयाबी मिली। हवा में ड्रोन और मिसाइलों में धमाकों के बाद 15 जगहों पर उनका मलबा गिरने से भी कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। 7 दिनों में 8100 सैनिकों की मौत हुई है। रूस का दावा है कि हमलों में यूक्रेन के 2 टैंक, 3 MLRS को भी नष्ट कर दिया गया। 630 वाहन, 2600 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। 55 आर्टिलरी वाहन नष्ट हो गए। निप्रोपेट्रोवस्क में भी रूस ने हमला किया। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 36 जख्मी हो गए। निप्रो शहर को भी रूस ने निशाना बनाया। तो ज़ैपोरिज़िया प्लांट में आग लगने की खबर आने के बाद रूस ने दावा किया है कि प्लांट पर यूक्रेन ने हमला किया। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने प्लांट पर गोले दागे। यूक्रेन ने कई बार हमला किया। ड्रोन से भी ज़ैपोरिज़िया प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक गोलाबारी की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट के कैंपस में सूखी घास में आग लगी है। हालांकि यह आग कूलिंग टावर के करीब ही है, लेकिन दावा यह भी है कि फिलहाल रेडिएशन का खतरा नहीं है। न्यूक्लियर प्लांट का कोर हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन हुआ तो कई देशों में मुश्किल आ सकती है। रेडिएशन पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी की तरफ फैल सकता है। हवा का रुख दूसरी तरफ रहा तो रेडिएशन मोल्दोवा, रोमानिया और बुल्गारिया से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि रेडिएशन बेलारूस होता हुआ रूस की तरफ बढ़े। और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम नाजुक मोड़ पर है, लेकिन फिर भी कूटनीतिक रास्ता बनने की उम्मीद है। लेकिन यूरोप के मोर्चे पर ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। उल्टा रूस के खिलाफ नेटो देश ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसने पुतिन को जंग विस्तार के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन अब क्रेमलिन ने जो प्लान बनाया है उसने नेटो के सदस्य देशों के ही होश उड़ा दिए। ये प्लान है बेयर गैप पर नियंत्रण का। लेकिन ये होगा कैसे, और इस नियंत्रण के बाद पुतिन के टारगेट पर कौन होगा? आइए आपको इस रिपोर्ट में इन सवालों का जवाब दिखाता हूं। पुतिन की नजर आर्कटिक के चोक पॉइंट पर। दावा है कि रूस अब आर्कटिक महासागर के अहम रणनीतिक प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहा है। नॉर्वे के मेनलैंड और स्वालबार्ड के बीच बेयर गैप पर कब्जा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही बेयर गैप अटलांटिक महासागर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यही बेयर गैप बैरेंट्स सागर को नॉर्वेजियन सागर से जोड़ता है। 1920 की संधि के तहत नॉर्वे कभी भी स्वालबार्ड पर सैन्य बेस या नेवल बेस नहीं बना सकता, और इसी का फायदा उठाकर रूस ने यहां हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक पुतिन बेयर गैप पर नियंत्रण कर लेते हैं तो ब्रिटेन के लिए युद्ध का खतरा सीधे तौर पर बढ़ेगा। रूस के उत्तरी बेड़े के पास खतरनाक परमाणु हथियार हैं। अगर इस चौक पॉइंट से रूसी सबमरीन अटलांटिक पहुंची तो रूसी मिसाइलों के निशाने पर लंदन, नॉर्वे, डेनमार्क होंगे। दरअसल नॉर्वे और उसके द्वीप समूह स्वालबार्ड के बीच समुद्री सीमाओं का एक द्वार ही बेयर गैप है। इसकी चौड़ाई न्यूनतम 240 और अधिकतम 400 किलोमीटर है। और इसकी अहमियत यह है कि यही बेयर गैप आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक का मुख्य मार्ग है, जिसका इस्तेमाल यूरोपीय देश शिपिंग और सैन्य गतिविधियों में करते हैं। लेकिन रूस इसी बेयर गैप पर कब्जा करना चाहता है ताकि अटलांटिक में प्रवेश आसानी से हो जाए। इसका फायदा यह होगा कि रूस के लिए नेटो की निगरानी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वही रूस के लिए यूरोपीय देशों को करीब न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करना भी आसान होगा। यानी यूरोप और अमेरिका के लिए रूस की तरफ से खतरा बढ़ जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस ने जो किया वो समुद्री डकैती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सीधा उल्लंघन है। रास्ता जबरदस्ती बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। रूस को सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध ही मान्य है। आज जो फ्रांस कर रहा है कल उसके साथ भी संभव है। नॉर्वे और स्वालबार्ड के बीच का यह समुद्री रास्ता बेयर गैप अगर रूस के नियंत्रण में आता है तो रूस की सबमरीन और युद्धपोत यूरोपीय देशों का संकट बढ़ाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इन युद्धपोत और सबमरीन के लिए ब्रिटेन तक पहुंच बहुत ही आसान हो जाएगी। ब्रिटेन में लक्ष्य निर्धारित करके क्रूज मिसाइल से हमला करना भी रूस के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। यानी ब्रिटेन के पास इतना कम समय बचेगा कि वो जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाएगा। एक तरफ ब्रिटेन ने रक्षा कंपनी थैलस के साथ 36 मिलियन पाउंड का करार किया है, जिसमें ब्रिटेन सैकड़ों लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइलें खरीद रहा है।
ताकि लंदन के सुरक्षा में इन मिसाइलों को जल्द से जल्द तैनात किया जा सके, तो दूसरी तरफ रूस की पूर्वी सीमा पर नेटो ने आक्रामकता बढ़ा दी है। बेलारूस की सीमा से 30 किलोमीटर दूर लिथुआनिया में एक्सरसाइज शुरू हो गई है। यूक्रेन के हमलों ने रूस की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया है। यूक्रेन रूसी ऊर्जा केंद्रों के दहन में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने रूस की तेल रिफाइनरियों को शमशान में तब्दील कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेलेंस्की के एनर्जी वॉर से रूसी तेल रिफाइनरियों में लगी आग से पुतिन की युद्ध मशीन ठप हो जाएगी, या फिर यह एनर्जी वॉर दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रही है। देखिए पुतिन के प्लान पर यह खास रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक जनवरी से मई के बीच यूक्रेन ने 15 रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 40% हिस्सा ठप हो चुका है। इस भारी नुकसान के कारण रूस पे पेट्रोल और एविएशन फ्यूल की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से क्रेमलिन को अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए ईंधन के निर्यात पर बैन लगाना पड़ा है। 30 नवंबर तक रूस ने हवाई ईंधन का निर्यात बंद कर दिया है। यूक्रेन ने दक्षिण रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक इल्स्की रिफाइनरी पर भीषण ड्रोन हमला किया। जंग शुरू होने के बाद से इल्स्की रिफाइनरी पर यूक्रेनी सेना का ये 16वां हमला था। रिफाइनरी की सालाना क्षमता 6.6 मिलियन टन तेल रिफाइन करने की है। इल्स्की रिफाइनरी जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को बड़ी मदद देने में सहयोग करती है। इसी तरह यूक्रेन ने रूस के बर्दियांस्क बंदरगाह पर लॉन्ग रेंज के एडवांस्ड कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। गोला बारूद ले जा रहे मालवाहक जहाज लियोनिद पेस्त्रिकोव पर 2 दिन तक लगातार हमले किए। इससे पहले यूक्रेन ने लाजारेवो पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमले करके उसे तबाह कर दिया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी बॉर्डर से लगभग 1300 किलोमीटर दूर किरोव इलाके के पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। ये स्टेशन सुरगत गोरकी पोलोत्स्क पाइपलाइन का हिस्सा है, जो साइबेरिया से बेलारूस तक कच्चा तेल भेजती है। हाल ही में वोल्गा नदी के किनारे पर सारातोव रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया गया था, जिसकी पुष्टि खुद जेलेंस्की ने की। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों जैसे क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क में ईंधन की कमी के कारण राशनिंग की खबरें आ रही हैं। रूसी तेल रिफाइनिंग का स्तर पिछले 16 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जून 2025 में यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस SBU ने रूस के अंदर ट्रकों में छिपाकर ले जाए गए 117 FPV ड्रोन के जरिए 5 प्रमुख रूसी एयरबेस पर बड़ा और घातक हमला किया था। इस ऑपरेशन में रूस के 41 बॉम्बर Tu-95, Tu-22M तबाह हो गए थे। और 2026 का ईरान युद्ध अमेरिकी वर्चस्व के पहाड़ को तोड़ने का कारण बन गया है। इसकी वजह है कि अमेरिका को अपनी शक्ति पर जरूरत से ज्यादा घमंड होना। दूसरी वजह है ईरान को अपनी कमजोरी का एहसास होना। ट्रंप को लगा कि ईरान से निपटने का काम हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अब जंग से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा, बल्कि अमेरिका को अपनी गन बोट, फाइटर जेट, मिसाइल पॉलिसी में बदलाव करने पड़ रहे हैं। देखिए क्यों पेंटागन बड़े युद्धपोत, विध्वंसक मिसाइलों, एडवांस फाइटर जेट कार्यक्रमों के बजाय ईरानी तकनीक की ओर झुकने लगा है। फाइटर जेट, बड़े युद्धपोत, उन्नत मिसाइलों से ज्यादा नई ड्रोन तकनीक पर फोकस कर रहा है। पेंटागन ने छोटे, सस्ते और घातक ड्रोन का जखीरा बढ़ाने का फैसला किया है। पेंटागन टेक स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के बीच मुकाबला कराकर बड़े पैमाने पर सस्ते ड्रोन हासिल करना चाहता है। जिन कंपनियों के ड्रोन पेंटागन को पसंद आए, उनसे $1.1 बिलियन के करार किए जाएंगे। पेंटागन का लक्ष्य इस फंड के जरिए लगभग 3 लाख छोटे स्ट्राइक ड्रोन खरीदना है। ताइवान मोर्चे पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। जापान और फिलीपींस ने समुद्री सीमा तय करने के लिए वार्ता का ऐलान किया है। दोनों देश जिस इलाके को लेकर बातचीत करने वाले हैं, उसी क्षेत्र को चीन भी अपना बताता है। अब चीन को लग रहा है कि जापान और फिलीपींस अपनी समुद्री सीमा तय कर लेंगे और चीन की एंट्री उस इलाके में अवैध हो जाएगी। यही वजह है कि चीन ने उस क्षेत्र में युद्धपोत और फाइटर जेट भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 फाइटर जेट को ताइवान के करीब भेजा। समुद्र में 13 युद्धपोत ताइवान के बेहद करीब तक गए। चीन के फाइटर ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की। आमतौर पर चीन ताइवान के पश्चिमी हिस्से में आक्रामक रहता है, लेकिन इस बार उसने ताइवान के पूर्वी हिस्से में गश्त की है। ये इलाका पश्चिमी प्रशांत महासागर से जुड़ता है, जो अमेरिकी नौसेना और जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। फिलीपींस के पीएम जापान के दौरे पर गए थे। यात्रा के दौरान समुद्री सीमा पर भी चर्चा की गई। समुद्री सीमा तय करने पर दोनों देश अब वार्ता करेंगे, क्योंकि ताइवान के उत्तर पूर्व में यूएस आर्मी मौजूद है। जापान के योनागुनी और ओकिनावा बेस हैं।
ताइवान और फिलीपींस के बीच का अहम रूट है। वाशी चैनल चीन को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।